They will discuss central processing unit. Before discussion of CPU, CPU को discuss करने से पहले I just want to discuss what is the main objective to discuss this topic. CPU पढ़ने के पीछे main reason क्या है? Anyone? Control unit, sir. PU. It controls the computer. It controls the entire activities of computer, you can say. So It is also called the brain of computer. you can say it a brain of computer because entire activities is handled through this CPU. So in the keyword through input and process the output. Basically, when we discuss the computer, then we have three terminology: input, process, and output. So And data stored. that is in the form of information. You can store anywhere. ठीक है ना? So main is the part process, and for that particular part we discuss the CPU. So CPU. आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? Yes sir, अभी Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes sir. तो process basically process part क्या है? कि input is the in the form of raw data. कोई भी data raw data जो आप input लेते हैं, when that data is processed, then it become information, and output is what? Output is the information. So you are taking data as an input. So input के form में you are taking data. Under process you apply certain procedures. Any applying procedure, some procedure you can just apply procedure on by using the data. By using the data जो आप input कर रहे हैं उसको process के बाद, and what is the outcome of the process? Output. It is the processed. It is the processed data. So you can say the processed data is known as Output. information. So this particular work is continuously. ये आपका काम कंप्यूटर में continuously चलता है. यानी कि you provide the input, data input is inputted by the user, and that data is used in the particular procedures. किसी procedure में use किया जाएगा. Use करने के बाद वो data processed हो जाएगा. Once the data is processed, then it become information, and that information is the outcome of any input. हाँ, inputted data. तो data को हम जैसा utilize करना चाहते हैं, उसको utilize करने के बाद जो फाइनल डेटा आउटकम जनरेट हुआ वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपका जनरेट हुआ. तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टोर्ड एरिया में स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी ऑपरेशंस आप जो है परमानेंटली रिसाइड करके रख सकते हैं, कोई भी स्टोरेज डिवाइस में भी रख सकते हैं. तो अब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, अब ये तीन स्टेप में आपका जो रोल है मेमोरी का भी रोल आ जाता है. यानी मेमोरी का क्या रोल है? तो अब यहाँ मेमोरी का रोल है वर्किंग और नॉन वर्किंग. तो वर्किंग मोड में आपका जो है वो प्राइमरी मेमोरी रोल प्ले करता है, एंड नॉन वर्किंग में आपका जो है वो Secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी. नॉन वर्किंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होता है. ये केवल आपका डेटा को प्लेस करने के लिए, यानी कि हमको जिस डेटा का जरूरत है उस डेटा को प्लेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में उसको रिटेन करते हैं, यानी कि परमानेंटली रिसाइड कर देते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन ये होगा कि प्राइमरी मेमोरी जब सेकेंडरी मेमोरी में आपका प्रोग्राम है तो फिर प्राइमरी मेमोरी का क्या जरूरत है? तो वी जस्ट डिस्कस द टर्मिनोलॉजी दैट फॉर ईच प्रोग्राम देयर इज ए प्रोसेस. तो प्रोसेस इज हैंडल्ड लॉजिकली बाय द प्राइमरी मेमोरी. ठीक है ना? ये जो आपका प्रोसेस, हर प्रोग्राम का जो प्रोसेस बनेगा ये प्राइमरी मेमोरी इसको मेंटेन करेगा, क्योंकि हर प्रोग्राम, और ये जो आपका है इट इज हैंडल बाय द सेकेंडरी मेमोरी. यानी फिर से बता देना सर इनपुट से. हाँ,
तो इनपुट देखो बेसिकली तीन हमारा जो है वर्क है, 3 स्टेप में हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। प्रोसेस पार्ट के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सीपीयू, जो अभी डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। इनपुट के लिए कोई भी इनपुट डिवाइस, हम कीबोर्ड, माउस, कोई भी इनपुट टूल्स यूज करते हैं जिससे डेटा को कंप्यूटर में जो है इनपुट देते हैं। और कोई भी डेटा आपका जब किसी प्रोसीजर्स में यूज होता है, यूटिलाइज होता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपका आउटपुट के फॉर्म में जनरेट होता है। तो इनपुट आप करते हैं डेटा। प्रोसेस क्या है? कोई भी प्रोसीजर में जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। जैसे किसी फाइल को ओपन करके उस पर कुछ लिख रहे हैं, तो उस फाइल में पेजेज आपका इनहांस हो रहा है, रिकॉर्ड आपका बढ़ रहा है, और फिर उस फाइल को क्लोज करते हैं। तो जब आप ओपन किए थे फाइल, तो उसमें 2 पेज था, क्लोज करने के बाद 5 पेज यानी 3 पेज आप अपडेट कर दिए, तो आपका वो डेटा अपडेट हो गया। तो यहाँ पर भी उसमें जिस तरह का डेटा को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस के बाद उससे आउटकम जनरेट होगा, और ये आउटकम आपका जो है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होगा। अब ये सारे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 मेमोरी वर्क करता है। एक मेमोरी है आपका वर्किंग और दूसरा है नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग आपका मेमोरी जो आपका प्रोग्राम रिसाइडिंग एरिया होता है, यानी कोई भी प्रोग्राम आपका परमानेंटली रिसाइड करता है सेकेंडरी मेमोरी में, जो आप हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। लेकिन उस सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल प्रोग्राम को जब भी हमको एक्सेस करना होता है, तो फॉर एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू प्राइमरी मेमोरी इज नीडेड, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है, आपका कोई भी प्रोग्राम जो है वो रीलोकेट होता है। प्रोग्राम इज रीलोकेटेबल। हाँ बोलिए, बोलिए राहुल राज। हेलो सर, अगेन एक्सप्लेन दिस टॉपिक सर। जस्ट अभी ज्वाइन किया हूँ सर। सेकेंड टाइम आई विल रिपीट। सेकेंड टाइम रिपीट कर दिए, अब दोबारा बेसिकली समझ लो तुम जो ऑब्जेक्टिव अभी डिस्कस किए हैं, कि कंप्यूटर में जो है इंटायर प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में आपका जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम में आप मेमोरी और भी सेगमेंट देखेंगे, लेकिन यहाँ बेसिकली ऑपरेशन जो होता है वो डेटा के ऊपर होता है। तो डेटा आप इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं कंप्यूटर को। इनसाइड कंप्यूटर देयर इज अ सीपीयू, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सीपीयू process the data, and once the data is processed, then it become information. Output. So information is your output, yani ki whatever information generated after processing of the data inputted by the user. So that's why we discuss about the data as an input process in which process, that means any procedure in which we use that data or utilize that data to generate the information, and output segment is the process data. यानी whatever data is processed, after processing of data it become information। तो आउटपुट के फॉर्म में हमेशा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। मेमोरी हम लोग बताए कि 2 तरह का मेमोरी, ये सारे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 तरह का मेमोरी यूज होगा, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंटली रिसाइडिंग द डेटा। डेटा को, प्रोग्राम को परमानेंटली अगर स्टोर करके रखना है तो सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी whenever you want to access, हाँ जैसे आप माइक ऑफ रखो ना सर, बता रहे हैं। तो जब आप कोई भी, अब सपोज करो कि सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज एरिया, बैग का एग्जांपल ले लो। बैग में आप बहुत सारा चीज रखते हैं, लेकिन जब जिसका जरूरत होता है तो बैग से बाहर निकालते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का काम है एक्सेशन के समय, आप जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम आपके हार्ड डिस्क में है, उसमें से किसी एक प्रोग्राम पर अगर वर्क करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को रीलोकेट होना होता है। तो ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज रीलोकेटेबल। रीलोकेटेबल कहने का मतलब कि उस प्रोग्राम का प्रोसेस क्रिएट होगा। प्रोसेस क्रिएट होगा तो ये भी हम लोग आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप डिस्कस कीजिएगा। कोई भी प्रोसेस के लिए एक पीसीबी जनरेट होता है, उस पीसीबी को हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो जिस पीसीबी में प्रोसेस स्टेट और बाकी बहुत सारा एट्रीब्यूट्स जो है वो मेंशन होता है, तो हर प्रोसेस जो है वो किसी ना किसी न्यू, रेडी, कोई भी प्रोसेस जब जनरेट होता है तो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेशन,
ये 5 स्टेट है आपका, 1 2 3 4 5। इसमें वेटिंग स्टेट ऑप्शनल है। वेटिंग का जरूरत तब होता है जब कोई प्रोसेस को किसी रिसोर्स के लिए वेट करना होता है। अगर कोई प्रोसेस के का बिना इंतजार किए एग्जीक्यूशन संभव है तो वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस नहीं जाता है, डायरेक्टली उसका टर्मिनेशन हो जाता है। यानी कि आप प्रोग्राम लिखे, रन कराए और आउटपुट जनरेट हुआ, प्रोग्राम क्लोज कर दिए। तो यहाँ दो कंसेप्ट समझना है कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है। जितना भी प्रोग्राम आप रखना चाहते हैं इंस्टॉलेशन से, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम इंस्टॉल करके रख सकते हैं। लेकिन स्टोर्ड प्रोग्राम को एक्सेस अगर करना चाहेंगे तो उस प्रोग्राम का प्रोसेस क्रिएशन होगा, जो प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंड वंस द प्रोसेस इज क्रिएटेड, देन दैट प्रोसेस मूव फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। दिस रेडी स्टेट इज मेंटेन्ड बाय योर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ना, ये जो आपका रेडी स्टेट बोल रहे हैं, ये न्यू रेडी स्टेट इज मेंटेन्ड बाय प्राइमरी मेमोरी। तो कोई भी प्रोसेस, प्रोग्राम का जो प्रोसेस क्रिएट होता है वो पहले रेडी क्यू यानी कि प्राइमरी मेमोरी में एलोकेट होता है। प्राइमरी मेमोरी से उसको कहां जाना होता है? सीपीयू में। यानी रनिंग स्टेट इज द सीपीयू, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इफ एनी प्रोसेस नीड्स एनी रिसोर्सेस विच इज अनअवेलेबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, देन एनी टाइम कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है। अब अगर वेटिंग स्टेट की बात करें तो वेटिंग स्टेट भी एक तरह से प्राइमरी मेमोरी ही है, लेकिन अगर लंबे समय तक कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको हमको सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करना होगा। तो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेटिंग स्टेट इज जस्ट मेंटेन बाय द प्राइमरी मेमोरी, बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वेटिंग स्टेट जो है उसके लिए अलग से, तो शेड्यूलर आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद बिना किसी रिसोर्स के लिए वेट किए एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, तो वो आपका टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब कि टर्मिनेशन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस एंडिंग। एंडिंग प्रोसेस को एंड करने का ये है। यानी कभी भी आप फाइल को ओपन किए तो फाइल आपका कहां पर है? रीलोकेटेबल का मतलब क्या? ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीलोकेटेबल? योर ईच प्रोग्राम इज रीलोकेटेबल। तो योर प्रोग्राम इज स्टोर्ड। आपका फाइल हार्ड डिस्क में है, आप उस फाइल को ओपन किए, तो जब फाइल को ओपन किया तो वो फाइल आपका प्रोसेस, यानी कि पहले तो प्रोसेस क्रिएट हुआ, फिर वो रनिंग स्टेट में गया। अब आप फाइल पर कुछ लिख रहे हैं, तो जब फाइल पर लिख रहे हैं उस दौरान आपका जो है फाइल का जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है रनिंग स्टेट में। लेकिन जैसे ही फाइल को सेव करके क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने का मतलब है कि ये टर्मिनेशन। अब जैसे फाइल आप लिख रहे हैं, उसको वेटिंग स्टेट में कैसे जाएगा? आप फाइल पर कुछ अपडेट कर रहे हैं और उस फाइल को प्रिंट भी करना है, यानी उसमें 5 पेज है, उसको प्रिंट भी करना है, तो अब आपको अदर रिसोर्स चाहिए उस प्रोसेस को। अब प्रिंटर अगर फ्री नहीं होगा तो वेट करना पड़ेगा प्रिंटर के लिए। तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में सीपीयू में है, वो कभी भी वेटिंग स्टेट में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्ट ड्रिवन ऑपरेशन होता है। यानी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो हम दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे सीपीयू में, उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में रख के। क्यों? उसका वेटिंग कब ओवर होगा? जैसे ही वो रिसोर्स, जिस रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है, वो रिसोर्स उसको अवेलेबल हो जाएगा, उसका वेटिंग स्टेट ओवर हो जाएगा, और वो फिर कहाँ? रेडी क्यू यानी प्राइमरी मेमोरी से रनिंग स्टेट यानी कि सीपीयू में एलोकेट हो जाएगा और अपना बाकी का काम पूरा कर लेगा। यानी प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटिंग ऑफ जॉब इज कंप्लीटेड आफ्टर दैट टाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर फिर से एक बार समझा दीजिए ना सर। सर फिर से एक बार समझा दीजिए। चलो शिवम कुमार अनम्यूट हो। अभी तक क्या समझे बताइए? रोल नंबर 15 शिवम कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड राइट नाउ? व्हाट, जस्ट शेयर इट। अभी तक जो आप समझे उसको एक बार बताइए। ओके सर। Rest of the student just mute yourself. Yes sir, I understood when I start the CPU, Just explain in process. Just share it in Hindi. ओके सर। सर मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि जो हम अभी सीपीयू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर, दैट फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले इसका मतलब कि 3 पार्ट होता है सर।
first is input, then process, and then output. नहीं, सीपीयू का 3 पार्ट नहीं होता है। सीपीयू इस 3 सेक्शन में प्रोसेस जो है वो सीपीयू है। यस सर, हाँ। यस सर, यस सर। और मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस वह मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, इसी में मतलब कि सीपीयू के द्वारा सब प्रोसेस होता है सर। ओके। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे सर। इनपुट में मतलब कि इनपुट के मतलब कि जो मेनली होता है वो डाटा होता है सर। जब हम इनपुट लिए तो मतलब कि इनपुट के बाद मतलब वो काम प्रोसेस में होगा सर। प्रोसेस के लिए वो मेरा प्रोसेस होगा डाटा, देन वह मतलब कि देन आउटपुट देगा सर। जब प्रोसेस हो जाएगा मेरा डाटा तब आउटपुट देगा सर। एक होता है मतलब कि इसके बाद हम मेमोरी की बात किए सर। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड मेमोरी। ओके। और मतलब कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेनली वर्किंग मेमोरी कहते हैं, क्योंकि हमारे कोई मेरा डाटा स्टोर है, मतलब कि हम उसको एक्टिवेट किए तो मतलब कि वो रैम में जाएगा, और मतलब कि मेनली रैम प्राइमरी मेमोरी होता है, देन वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हम आप एक प्राइमरी मिनट, आप मेमोरी ये कहते बोल हैं। सकते हैं कि आपको किसी भी काम को करने के लिए पहले उसको स्टोर करना पड़ता है। जैसे Yes, आप क्लासरूम में स्टूडेंट को काउंट करने के लिए पहले क्लासरूम में स्टूडेंट को एलोकेट करना पड़ेगा। तो Yes, आप किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने से पहले उस प्रोग्राम को कहीं लिस्ट आपको प्लेस करना पड़ेगा। यानी कि जो भी प्रोग्राम है, MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, एडोब, एक्रोबैट, जो भी आपका प्रोग्राम है, कोरेल ड्रॉ, ठीक है ना, तो ये सारे प्रोग्राम को आपको कहीं परमानेंटली रिसाइड करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और उसके बाद जब जब जिस प्रोग्राम का जरूरत होगा आप रिक्वेस्ट देंगे सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर सबमिशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रिसोर्स एलोकेट करेगा, बिकॉज योर ओएस इज द रिसोर्स एलोकेटर। तो रिसोर्स एलोकेशन का काम ओएस का है। तो यहाँ पर प्रोग्राम और प्रोसेस 2 सेक्शन हम इसलिए बांट दिए क्योंकि ये क्लियर समझना जरूरी है कि प्रोसेस हमेशा आपका प्राइमरी मेमोरी के थ्रू एक्सेसिंग होता है और प्रोग्राम हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में के थ्रू आपका जो है हैंडल होता है। यानी जो भी आप इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम वो आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है, रिसाइड हो जाता है। और जब आपको जिस प्रोग्राम का जरूरत है उस प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और वो प्रोग्राम का प्रोसेस क्रिएट होता है। यानी रीलोकेटेबल आपका ईच एंड एवरी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इनसाइड द पर्टिकुलर सिस्टम एंड रिसाइडेड इनसाइड द सेकेंडरी मेमोरी इज रीलोकेटेबल। रीलोकेटेबल का मतलब हुआ कि दोबारा से उसको लोकेशन लॉजिकली हैंडल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए दूसरे फॉर्म में जनरेट किया जाता है। यानी प्रोग्राम का प्रोसेस, जब मान लीजिए कि सर मतलब कि हमारा डाटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है सर, वो एक और लोकेशन हो गया, जब मान लीजिए कि हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो अदर लोकेशन हो जाएगा। यस, आपका हाँ, तो प्रोग्राम जो रिसाइड है ना वो आपका पैसिव एंटिटी है, वो एक्टिव नहीं है। जैसे आप अभी अपने बुक सेल्फ पर बहुत सारा बुक रखे होंगे। यस सर। आपके बैग में भी बहुत सारा बुक और नोट्स होगा, ये सब पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव, इसमें से एक्टिव कब होगा जब उसमें से मैथ का, हाँ, मैथ का नोट्स आप बाहर निकालकर और कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, उस कॉपी पर कुछ लिखना शुरू कर दिए। तो जब तक आपका कॉपी या नोट्स या बुक आपके बैग के अंदर है वो प्रोग्राम रिसाइड कर दिया आपने, लेकिन अभी उस प्रोग्राम पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो वो वर्क तभी करेंगे जब उस प्रोग्राम को रीलोकेट करेंगे। रीलोकेट करने का मतलब कि अपने बैग से उसको बाहर निकालेंगे, बैग से बाहर निकाल कर डेस्क पर रखेंगे या टेबल पर रखेंगे, फिर पेन से उस पर लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ प्रक्रिया है कि प्रोग्राम जो है वो चेंजिंग द लोकेशन इज रीलोकेटेबल। हाँ, यस, रीलोकेटेबल होना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि प्रोसेस में कन्वर्जन होगा, फिर प्रोसेस उसका एक्सेशन हम कर पाएंगे। तो इससे ओवरऑल हम लोग क्या समझे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का मेन काम क्या हो रहा है? प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना सर। हाँ, तब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी, हाँ, एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, एग्जीक्यूशन, यानी आउटपुट जनरेट करना। यानी कि आपका जो प्रोसेसर है उसका मेन काम है आउटपुट जनरेट करना, क्योंकि प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है वो एज ए इंफॉर्मेशन आप उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट कि मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना। तो एज वी नो दैट execution is the main function of
CPU, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का ही होगा। तो एग्जीक्यूशन जो है ये आपका मेन फंक्शन होता है किसी भी CPU का, या आप बोल सकते हैं कि अगर CPU के जगह हम इसको होल कंप्यूटर के लिए बात करें तो आपका पूरे कंप्यूटर का भी यही मेन आपका ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जीक्यूशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। नाउ CPU इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। CPU जो है वो कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या क्या है, तो आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, ये सारे कंपोनेंट हैं। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द CPU एंड इट्स कंपोनेंट। जैसे CPU एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, तो CPU का भी कुछ कंपोनेंट होगा जिसके थ्रू CPU ये सारे प्रक्रिया को हैंडल करता होगा। तो as we know that the execution is the main function of the computer। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है कंप्यूटर मेमोरी। हाँ बोलिए हिमांशु। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे प्रोग्राम जो है वो प्राइमरी मेमोरी के मतलब द्वारा प्रोसेस होता है, तो जैसे सर यहाँ पे प्रोग्राम है तो ये सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है उसमें? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, कंप्यूटर्स का मेमोरी है जहां पर स्टोर होकर रखता है। आप मान लेते हैं कि अब हाँ हार्ड डिस्क, जैसे अगर आपको अभी MS वर्ड यूज करना है, MS वर्ड को में यूज करने से MS ऑफिस इंस्टॉल करना होगा ना, तो MS ऑफिस इंस्टॉल होकर कहीं ना कहीं तो रिलोकेट होगा। रैम जो है, देखो म्यूट करो, तो आपका MS ऑफिस जो है वो कहीं ना कहीं तो रिसाइड होगा। क्यों रिसाइड होगा? अगर आपके सिस्टम में MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं रहेगा तो क्या MS वर्ड यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये इसीलिए हमने बैग का एग्जांपल लिया कि बैग में अगर आप मैथ का नोट्स नहीं रखे, नोट्स बुक नहीं रखे हैं, तो वहां इंग्लिश, हिंदी और बाकी नोट्स है, तो मैथ का नोट्स वहां से रिट्रीव हो पाएगा, रिलोकेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मैथ के नोट्स नोटबुक में अगर कुछ आपको लिखना है या कुछ पढ़ना है तो वो बुक आपको पहले बैग में लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि आप बैग को एज ए हार्ड डिस्क समझिए। तो आपका सिस्टम में भी जो सेकेंडरी मेमोरी तो सर है, बैग में, हाँ बोलिए बोलिए। जी सर मैं कह रहा था कि तो जो बैग में सारा बुक अगर रखा हुआ है वो पैसिव एंटिटी हुआ, एकदम पैसिव एंटिटी। और उसमें से अगर किसी पर्सनल बुक को हमें निकाल कर बाहर रखना है तो वो हो जाएगा हमारा एक्टिव एंटिटी। हाँ, तो वो आपका प्रोसेस का पार्ट हो जाएगा। इनसाइड कंप्यूटर यही हो रहा है। हाँ बोलिए सर, ये एंटिटी क्या होता है यहाँ पे? एंटिटी हम बताए थे, एंटिटी यहाँ पर है कोई भी ऑब्जेक्टिव। एंटिटी का मतलब हुआ यहाँ पर कि एक प्रोग्राम जो आपका है वो वेरियस स्टेट को फॉलो करता है। हाँ आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? एंटिटी इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। अभी आ रही है। नेटवर्क इशू इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना, बट वी हैव टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, हेलो सर। एक मिनट रुको। अंकित म्यूट रहो ना भाई, इतना आवाज करता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, एक मिनट। Now, if you have any doubt, then raise the hand.
बोलिए। सर ये प्रोसेस स्टेट फिर से समझा दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। प्रोसेस हाँ स्टेट हाँ, कुछ लिखना चाह रहे हो क्या शिवम? मैंने नोटेशन नहीं हटाया है इसलिए कि आपको बीच बीच में अगर जरूरत पड़ेगा तो आप कुछ पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना? बट यहाँ पर सब रिकॉर्डेड है, दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ देखिए, प्रोसेस, यहाँ एंटिटी हम लोग बता रहे थे। प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आपका जो है वो रनिंग प्रोग्राम को हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी रनिंग प्रोग्राम आपका प्रोसेस है। तो आपका जो प्रोग्राम है, अब इसको और समझिए कि प्रोग्राम जो है, सपोज करो कि योर शेड्यूल, आपका जो रूटीन लगा एक क्लासेस का, दैट शेड्यूल कंटेन्स सर्टेन डिटेल्स अबाउट सब्जेक्ट एंड द कंसर्न फैकल्टी मेंबर, बट दैट शेड्यूल इज नॉट अ एक्टिव वन, इट इज अ पैसिव वन। तो आप बोल सकते हैं वो पैसिव एंटिटी, दैट इज द पैसिव वन, बिकॉज वहां पर कोई एक्टिवली ऑपरेशन नहीं एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन जब वो शेड्यूल आपका जो है रनिंग में मोड में आ जाता है, यानी उस शेड्यूल के हिसाब से आपका क्लासेस एग्जीक्यूट होने लगता है, then that schedule become a process, यानी that program become a process. You will get the routine of the examination, यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का रूटीन आपको मिला, वो रूटीन आपका क्या है, वो प्रोग्राम है। बट उस रूटीन के हिसाब से जब किसी तरह का ऑपरेशन आपका, यानी कि उस रूटीन को फॉलो करके आप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने लगे, दैट बिकम अ प्रोसेस। तो आपका जो भी प्रोग्राम, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, वो कंप्यूटर के मेमोरी में है, उस मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बता रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी में वो रिटेन कर रहा है, स्टोर हो रहा है, और जब हमको जरूरत हो रहा है हम सेकेंडरी मेमोरी से उसको प्राइमरी मेमोरी में रीलोकेट कर रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में वो रीलोकेट किस फॉर्म में होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस। तो यू कैन ऑल्सो से कि अ सेट ऑफ a finite set of instruction is known as program, and the program in execution is known as process. So process is nothing, it is a program in execution, and for each program stored in the computer's memory there is a process whenever that program is requested by the user. User जब प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करता है एक्सेस करने के लिए, तो एक्सेशन हमेशा उस प्रोग्राम का प्रोसेस के फॉर्म में जनरेट होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपका जो प्रोग्राम है, बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है सर। तो प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं? प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?
बोलिए। आ रहा है आवाज। Yes, sir. Sir, here I could not able to understand, sir. One more thing, sir. Um, as far as I think, we can say all process of CPU depends on primary memory. Can't we? No. Primary memory is just used for fetching the instructions or the particular program, or kept that program in the form of process. Rest of the part is accomplished by the CPU. ठीक है ना? तो everything is coming to the CPU from the primary memory. आपका जो भी CPU तक पहुंच रहा है डेटा, किसी भी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस या डेटा, वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही पहुंचेगा। ठीक है ना? तो प्राइमरी मेमोरी को डेजिग्नेट किया गया स्पेसिफिक रीजन के लिए। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्चुअली इंटायर कंप्यूटर सिस्टम में ये 3 सेगमेंट आपका रोल प्ले करता है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट और डिकोड तो आपको समझ में आ रहा है, ये 2 चीज तो आपको सीपीयू के अंदर ही होगा, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू। यानी डिकोड इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन या डेटा। जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने का काम सीपीयू करता है, उसको डिसीजन मेकिंग का काम उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी सीपीयू करता है। फेच का काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी मेमोरी को दिया गया है। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी फेच का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। ठीक है ना? अब ये फेचिंग आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी होगा। ऑफलाइन का मतलब है कि आपका हार्ड डिस्क से अगर डेटा फेच कर रहा है प्राइमरी मेमोरी, तो वहां पर डायरेक्टली आपका फेचिंग इंस्ट्रक्शन का फेच फास्ट होगा अगर अवेलेबल होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि आपका इंस्ट्रक्शन जो है किसी के सर्वर यानी कि नेटवर्क के थ्रू किसी के सर्वर से डेटा फेच हो रहा है, तो इट विल टेक time as well as it depends on the bandwidth, network speed, processor, everything. So many attributes are set on the basis of which the fetching is initiated in an online mode. तो यहाँ पर fetch का मतलब हुआ सर्च करना। सर्च कब किया जाएगा? जैसे आपसे पूछा जाए कि what is the capital of बिहार, तो क्या बोलिएगा? पटना। Yes, sir. पटना। ये आपके मेमोरी में था, इजीली लोकेट हो गया। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए जिसका आपको दूसरे से सपोर्ट लेना पड़े, तो उसमें समय लगेगा ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी वही चीज है, आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क में जो भी रिसोर्स है उसको फेच करना आसान और जो है जो फास्टेस्ट मैनर में किया जा सकता है। लेकिन जो चीज आपके सिस्टम से बाहर है, क्लाउड में है, उस क्लाउड से डेटा को लेने में आपका नेटवर्किंग, बैंडविड्थ, बहुत सारा फैक्टर है जो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है डेटा को फेच करने के लिए। अब दैट इज द पार्ट ऑफ बफरिंग। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़िएगा कि बफरिंग आपका कोई भी डेटा एक्सेस होने से पहले बफर्ड होता है। बफर्ड एक्चुअली कहाँ होता है? वो रैम पर होता है, फिर वहां से वो प्रोसेसिंग आपका सीपीयू सेगमेंट में जाता है। तो इंटायर जो आपका एक्टिविटीज है कंप्यूटर का, वो फेच से शुरू होता है और एग्जीक्यूट पर जाकर खत्म होता है। तो फेच एक्चुअली इनपुट के लिए फेच होता है, डिकोड आपका और एग्जीक्यूट जो है वो प्रोसेसिंग के लिए होता है। एग्जीक्यूट जब ओवर हो जाता है तो एग्जीक्यूशन के बाद आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है। फेच जो है वो इनपुट सेगमेंट से शुरू होता है, इनपुट से फेचिंग हुआ। इनपुट इसलिए क्योंकि आप जिस चीज को रिक्वेस्ट देंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका कंप्यूटर फेचिंग इनिशिएट करेगा। आप अगर रिक्वेस्ट देंगे एमएस वर्ड ओपन करने के लिए, तो एमएस वर्ड ही फेच होगा आपके सिस्टम से। अगर एक्सेल बोलेंगे तो एक्सेल ही फेच होगा। यानी प्राइमरी मेमोरी ये फेचिंग इंस्ट्रक्शन इनिशिएट करेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। तो यूजर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आपका फेचिंग इनिशिएट होगा। ये फेचिंग इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सीपीयू है, क्योंकि ये आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा जिसके बेसिस पर प्राइमरी मेमोरी फेच इंस्ट्रक्शंस इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है, यू ऑलरेडी नो द प्रोग्राम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इज ए, ये क्या है? इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूटेड इज ए
क्या बोल रहे हो जी? रोल नंबर 34 कुछ पूछना है आपको? सर जो आप लिख रहे हैं ना सर वो बाउंस जा रहा है सर। हम लिख रहे हैं मतलब ये राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है? नो सर वो सही है सर, बट आप टेक्निकली सर मतलब टेक्निकली भाषा में बोल रहे हैं सर, थोड़ा एग्जांपल देकर समझाते तो इट विल बी बेटर फॉर अस। I am giving a lot of examples. I am not sharing only technical terms. I am giving examples of your bag. I am giving examples of your data fetching. तो आप इसको ऐसे समझिए, if you have to purchase a pen, अगर आपको पेन खरीदना है तो क्या करेंगे आप? पहले सर्च करेंगे ना, स्टोर करेंगे, सर्च करेंगे। हो सकता है पेन आपको खरीदना ही नहीं पड़े, आपके बैग में हो, ऐसा हो सकता है ना। तो बैग में होने का मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम जो है आपके हार्ड डिस्क में है, आप उसको एक्सेस कर लीजिए, बैग से निकाल कर एक्सेस कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके बैग में नहीं हो, तो बैग में नहीं होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पेन को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, ऑफलाइन परचेज कर लीजिए। ऑफलाइन परचेज करने के लिए आपको अगेन सर्च करना होगा ना, स्टेशनरी का दुकान, तो स्टेशनरी का दुकान आप फिजिकली सर्च करेंगे। ऑनलाइन के केस में आप उसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या वेरियस रिसोर्सेज का यूज करते हुए सर्च करेंगे। दोनों में अंतर क्या है? फिजिकल सर्चिंग आप फास्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपके घर से बाहर में दुकान है। ऑनलाइन में हो सकता है कि नेटवर्क अगर नहीं आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप कोई भी एप्स या मोबाइल में भी आपका वो एप्स काम नहीं करेगा ऑनलाइन, ठीक है ना। तो उस केस में नेटवर्क और ये सब अलग अलग फैक्टर आपका वहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब एक बार जब आप जो है शॉप पर चले जाएंगे तो बहुत सारा पेन है, वहां से कोई एक पर्टिकुलर पेन खरीद रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर, यू आर टेकिंग डिसीजन, आप डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन लेने के बाद आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, आप पे करेंगे उस पेन का, पेन आपके हाथ में होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव था पूरा हो गया। यू हैव, योर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, टू परचेज अ पेन, योर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, यू हैव टू एक्सेस द पेन। तो एंटायर थिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज इन द सेम मैनर। आपको जिस प्रोग्राम का जरूरत है वो प्रोग्राम आपके हार्ड डिस्क में अगर है तो ठीक है। मान लेते हैं पाइथन आपको यूज करना है, पाइथन इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, तो रिसोर्स फाइल इज नॉट अवेलेबल विथ योर हार्ड डिस्क, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट यूज अ पाइथन साइट, ठीक है ना। तो पाइथन का जो साइट है वहां जाएंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे। अब इसके लिए आपको यूआरएल टाइप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ब्राउजर चाहिए, ब्राउजर तभी यूज होगा जब नेटवर्क होगा, तो ये सारे फैक्टर आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो सेम थिंग है, फेच फास्ट होगा अगर आपका हार्ड डिस्क प्रोग्राम होल्ड कर रहा होगा, डिकोडिंग भी फास्ट होगा, एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा, क्योंकि जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड है वही प्रोग्राम आपका एक्सेस होगा। इसलिए मैंने एग्जांपल बताया कि अगर आपके बैग में कोई नोट्स या कोई बुक आपने रखा है तो वही बुक आप बाहर निकाल कर एक्सेस कर पाएंगे, और जो बुक आपके बैग में नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए या तो फिर लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, या ऑनलाइन कोई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Why I discuss these things? Because for execution of process you need a program, and that program must be resided somewhere in your computer to relocate it as per your requirement. तो जब भी आपको उसको एक्सेस करना होगा यानी रीलोकेट करना होगा तो उसी मेमोरी एरिया से वो रीलोकेट होगा। क्लियर है? यस सर। तो जो प्रोग्राम हम बता रहे हैं कि अब पहला चीज क्या है कि आपके कंप्यूटर का मेन ऑब्जेक्टिव है एग्जीक्यूशन करना, क्योंकि आप कैलकुलेटर क्यों करते हैं? फॉर्मुलेट करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए। कंप्यूटर भी आपका जो एडवांस फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर है, तो कंप्यूटर में भी नाम ही है कंप्यूट। यू वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग बाय द हेल्प ऑफ दैट कंप्यूटर और बाय द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस, तो मेन फंक्शन इज द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज द आउटकम जनरेशन, आउटपुट जनरेशन बाय द पर्टिकुलर डिवाइस, तो वो आपका मेन फंक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं जिसको एग्जीक्यूट करना है वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा, ठीक है ना। तो योर द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इज अ फाइनाइट सेट, म्यूट कर लीजिए, फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस that is stored
इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। अब कौन बताएंगे कौन कंप्यूटर्स में दो मेमोरी हमने डिस्कस किया, मेन मेमोरी और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये परमानेंटली कहाँ पर रिसाइड है? प्रोग्राम कौन सा कंप्यूटर मेमोरी में रिसाइड है? हाँ बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रजनीश कुमार बोलिए। सेकेंडरी मेमोरी में सर। हाँ, तो अब ये सेकेंडरी मेमोरी, यही बात बता रहे हैं, ये जब सेकेंडरी मेमोरी में आपका अवेलेबल है, तो सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है, तो अब इसको एक्सेस करने के लिए ये प्राइमरी मेमोरी का जरूरत पड़ेगा। तो प्राइमरी मेमोरी का जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका हर प्रोग्राम एक्सेशन के समय प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, इसलिए हर प्रोग्राम, यानी हर प्रोग्राम जब रन करता होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट में होता है, तो उसको हम नाम दे दिए प्रोसेस। यानी योर रनिंग प्रोग्राम, राइट नाउ योर क्लास इज इन रनिंग मोड, तो योर शेड्यूल इज योर पैसिव एंटिटी, बट दिस टाइम दिस इज द एक्टिव वन। तो एक्टिव एंटिटी का काम कर रहा है अभी आपका जिस शेड्यूल में 5 से 4 बजे के बीच में आपका ये क्लास होना है, तो इस उस दौरान शेड्यूल के हिसाब से आपका क्लास रन कर रहा है। तो ये आपका प्रोसेस, इसको आप बोल सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, इट इज द प्रोसेस एंड योर शेड्यूल इज योर प्रोग्राम, योर रूटीन इज योर प्रोग्राम। ठीक है ना? तो एनीथिंग, अगर आप किसी को इन्विटेशन देते हैं, कार्ड देते हैं, कार्ड में प्रोग्राम होता है, तो कार्ड में जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है, उसको आप प्रोग्राम बोलते हैं, इवेंट का प्रोग्रामिंग किया हुआ है। लेकिन जब उस इवेंट, उस प्रोग्राम, उस शेड्यूल के हिसाब से आपके यहाँ फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो दैट बिकम द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस। यानी यू ऑलवेज से दैट द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज प्रोसेस एंड प्रोग्राम is stored somewhere in the computer's memory, and that memory is treated as a secondary memory because it is used and responsible for residing the program permanently for future accession। क्योंकि आप जो हार्ड डिस्क में रख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आप आज स्टोर कर दिए तो आज ही यूज कर लीजिएगा। आपके सिस्टम में बहुत सारा प्रोग्राम होगा, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम होगा जो आप यूज भी नहीं करते होंगे। ठीक है ना? स्टिल यू स्टोर दैट प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी। नाउ अब इसका टास्क कब कंप्लीट होता है? तो टास्क्स आर कंप्लीटेड when the instructions of the program are executed by the central processing unit, or you can say CPU, central processing, जिसको हम लोग यहाँ प्रोसेस बताए, central processing unit, which is also known as, it is the brain of computer। ठीक है? तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइमरी मेमोरी में आएगा, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है? तो अब इस चीज को रियल लाइफ में डे बाय डे यू आर यूजिंग, ये जो लाइन लिख दिए ये अब आपका डे बाय डे यूज होगा। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेंगे, आप सिस्टम ऑन करने के बाद सबसे पहले डेस्कटॉप पर कोई फाइल ओपन करना चाहेंगे, बहुत सारा फाइल है, तो सपोज आप वर्ड को ओपन करना चाहेंगे, तो वर्ड को क्लिक किया, वर्ड को क्लिक करने से क्या हो गया कि वर्ड का फाइल ओपन हो गया। ठीक है? अब वर्ड का फाइल ओपन हुआ, अब इस वर्ड के फाइल में आपको कुछ लिखना है। अब ये आपका कितना फास्ट ये फाइल ओपन हुआ, ये डिपेंड करेगा प्रोसेसर के स्पीड पर। यानी कितना फास्ट आपके रिक्वेस्ट को, कितना फास्ट कंट्रोल सिग्नल आपका सीपीयू जनरेट कर रहा है, ओएस कितना फास्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है आपके रिक्वेस्ट को, ये तय करेगा। अगर आपका प्रोसेसर स्लो होगा तो हो सकता है कि आप क्लिक करें लेकिन आउटकम जनरेट करने में समय लग जाए, तो वो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि स्पीड और बहुत सारा फैक्टर वर्क कर रहा है। ठीक है ना? तो अब यहाँ जैसे ही ओपन कर दिए, अब इसको ओपन करने के बाद ये क्या हुआ, एक प्रोसेस क्रिएट हो गया। ये फाइल परमानेंटली रिसाइड है, इसको आपने ओपन किया, अब इस पर कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लिखने के बाद आप क्लोज कर रहे हैं,
अब देखिए क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रिगर फायर हुआ क्योंकि आपने जो लिखा उसको सेव नहीं किया और क्लोज कर दिया। तो ये भी आपका ओएस का पार्ट है, तो आप सेव नहीं करना चाहते, डोंट सेव करके बंद कर दिए। तो ये जैसे ही क्लोज किया इसका मतलब कि प्रोसेस आपका क्या हुआ, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब इसी फाइल को जो ओपन किए थे उसमें 4 पेज था, उसको प्रिंट आउट करना है, तो यू नीड ए सपोर्टिव रिसोर्स फाइल। अब आपको क्या है, आपके फाइल को प्रिंटर भी चाहिए, क्योंकि उस प्रिंटर के बिना असिस्टेंस के आप फाइल को प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रिंट कमांड देंगे, हो सकता है कि पहले से प्रिंटर बिजी हो, तो पहले से प्रिंटर बिजी होगा तो क्या होगा, पहले जो प्रिंटर जिस काम को लिया उसको पूरा करेगा, पूरा करने के बाद फिर वो आपके काम को लेगा। तो जितना समय तक वो पहले का काम कर रहा है उतना समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी प्रोसेस को अगर कोई एडिशनल रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा तो वो प्रोसेस आपका रनिंग से वेटिंग स्टेट में जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको फाइल में का कंटेंट प्रिंट नहीं करना है, आपको फाइल में केवल लिखना था, आप लिखे, फाइल को क्लोज कर दिए, तो नो नीड ऑफ वेटिंग स्टेट और इंक्लूजन ऑफ वेटिंग स्टेट इज देयर। आपने फाइल ओपन किया तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस क्रिएट मूव किया, आपका रेडी स्टेट से प्रोसेस रनिंग स्टेट यानी सीपीयू में गया, और सीपीयू में आप उस पर जो भी अपेंड किए, जो भी अपडेट किए, वो काम पूरा किए। पूरा करने के बाद चूंकि उसको किसी अदर रिसोर्स का जरूरत नहीं है, किसी अदर इनपुट आउटपुट रिसोर्स का जरूरत नहीं है, तो उस फाइल को आप फिर क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। यानी कि फाइल को हम जैसे ही क्लोज बटन क्लिक किए, फाइल आपका टर्मिनेट हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये काम कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसलिए रीलोकेटेबल टर्म यूज किए यहाँ, ये काम आपके कंप्यूटर में कंटिन्यूअस चलेगा। जब भी आप रिक्वेस्ट देंगे, अभी वर्ड दिए थे, एक्सेल देंगे, उसके बाद फिर पावर पॉइंट देंगे, यानी फिर आप टैली ओपन करेंगे, फिर कोरेल ड्रॉ ओपन करेंगे, यानी नंबर ऑफ रिसोर्स। अब क्या कोरेल ड्रॉ ओपन तभी करेंगे ना जब इंस्टॉल्ड होगा। अगर इंस्टॉल्ड ही नहीं होगा कोरेल ड्रॉ, अगर इंस्टॉल्ड ही नहीं होगा आपका एमएस ऑफिस, तो फिर एमएस वर्ड आपका ओपन ही नहीं होगा, वो आइकन ही नहीं दिखेगा। ठीक है ना, जो आइकन आप देख रहे हैं। अगेन आपके पास कोई रिसोर्स फाइल है, आपने फाइल बना दिया, एमएस वर्ड का फाइल बना दिया और फाइल बना के डेस्कटॉप पर डाल दिए, और अगर एमएस ऑफिस अनइंस्टॉल कर देंगे तो शिवम गुप्ता बताइए क्या वो फाइल फ्यूचर में ओपन हो पाएगा एमएस ऑफिस रिसोर्स एलोकेटर के थ्रू? नहीं हो पाएगा ना? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपके बैग में कोई फाइल, कोई नोट्स है, और आपने उस नोट्स को किसी फ्रेंड को दे दिया, और 2 दिन 3 दिन बाद तक आपके फ्रेंड ने आपको वापस नहीं किया, और चौथा दिन आप उस नोट्स को अपने बैग से निकालने का कोशिश करेंगे, निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। तो उस बैग में उस नोट्स को पहले फिर आपको रीलोकेट करना पड़ेगा, यानी फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे बाकी बुक रख रहे हैं, उस नोट्स को भी रख देना होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और जब रख देंगे तब निकाल पाने में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज अब ये पूरा कंसेप्ट क्या है, पूरे कंसेप्ट में आपका जो प्रोग्राम प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम द प्रोसेस इज क्रिएटेड व्हेनेवर द पर्टिकुलर प्रोग्राम इज रिक्वेस्टेड बाय द यूजर फॉर एक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी यूजर किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो आपका प्रोग्राम हमेशा प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, और वो प्रोसेस एक्चुअली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होगा। क्लियर है? अब हमको लगता है प्रोग्राम और प्रोसेस में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं है ना डाउट? हिमांशु राज बोलिए। सर ये फेच फिर से समझा दीजिएगा सर, फेच। अच्छा, ये आगे भी इस वर्ड का यूज, फेच का मतलब होता है सर्च। इसमें जो ब्रिज में होंगे उनको तो पता होगा, ये सब ब्रिज में हमने बता दिया है, जो ब्रिज 2 में होंगे। फेच का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। जैसे अब इसको आप समझना है अगर, तो ऐसा समझिए, जैसे हमने एक ब्राउजर ओपन किया, ठीक है। अब ये ब्राउजर हम जब ओपन कर रहे हैं, सपोज इसमें गूगल टाइप कर रहे हैं, अब ये गूगल में कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। सपोज हमको कंप्यूटर का हिंदी चाहिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब देखिए बहुत सारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म आ गया, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन,
common operating machine purposely used for technology and educational research. अब ये एक्चुअली आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ा। इसका मतलब क्या है? लिखना पड़ा इसका मतलब है कि आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो आप जब रिक्वेस्ट देते हैं तो आपका कंप्यूटर भी उसको ढूंढता है, पहले उसको ढूंढना पड़ता है। तो प्राइमरी मेमोरी को जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया जाता है, अभी हमने पेन का भी एग्जांपल लिया था इसको समझाने के लिए। आप कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। कंप्यूटर को थोड़ा सा भूल जाइए, कंप्यूटर को भूल जाइए अगर, तो कोई भी एग्जांपल्स अगर आप ले रहे हैं तो उस एग्जांपल्स में आपको क्या करना है? आपको ऑब्जेक्टिव पहले सेट करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो योर ऑब्जेक्टिव, एनीवन, रुकिए हम अनम्यूट करते हैं। आप खुद से अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, आप बताइए तब आप ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कोई ऑब्जेक्टिव बताइए, सुशील, आपका कोई ऑब्जेक्टिव बताइए। पेज डिकोड एग्जीक्यूट बताता है। आपका कोई ऑब्जेक्टिव बताइए जो आप करना चाहते हो, एनी असाइनमेंट आप बताइए। सुशील बताइए ना, शिवम बताइए। तो मैं बता सकता हूँ। हाँ बोलिए सर। फिर जैसे हमको कोई भी सामान खरीदना होगा ना, तो पहले उसको सर्च करेंगे। बिल्कुल, पहले दुकान पहले सर्च करेंगे कहाँ है। पहले जब वहां पे जाएंगे तो डिकोड मतलब कंफ्यूजन, कौन सा मतलब कंफ्यूजन दूर करना। मतलब बहुत सारा क्वालिटी रहता है, क्वालिटी में जो हमको पसंद आया मतलब वो डिकोड हुआ। एक्सिक्यूट मतलब होता है मतलब फाइनलाइज मतलब खरीद लेना, मतलब पैसा देते हैं उसके बाद खरीद लेते हैं, मतलब एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, सही है। देखिए, फेच का मतलब होता है सर्च करना, टू सर्च। अभी जैसे हमको कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखना था तो हमने ब्राउजर का इस्तेमाल किया। वहां पर ब्राउजर में हमने क्या किया? सर्च किया। हमने लिखा कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो ये फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लिखने का मतलब कि हम ये सर्च करना चाह रहे हैं। अब ये जैसे ही हमने टाइप किया और जैसे हमने टाइप किया और सर्च को क्लिक किया तो बहुत सारा ऑप्शन आ गया। अब उस बहुत सारा वो खिड़की में डाला। रुका ना। तो फेच का मतलब होता है सर्च करना, डिकोड का मतलब डिसीजन लेना, एग्जीक्यूट का मतलब आउटपुट जनरेट करना। तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आपका कुछ हो, ऑब्जेक्ट पेन हो सकता है, बाइक हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अगर एक्सेस करना है तो पहले आप उसको सर्च करते हैं, ठीक है ना। इफ यू हैव टू परचेज अ लैपटॉप देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्च द पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू विल गेट द लैपटॉप। तो आप सबसे पहले दुकान सर्च करेंगे। अब वो ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब आप जो है एप्स यूज करें या वेबसाइट यूज करें डिफरेंट बिजनेस मॉडल का। तो सर्च अगर आप कर लेंगे तब फिर आप डिसीजन लेना होगा कि आपका किस कॉन्फ़िगरेशन का आपको लैपटॉप लेना है। दुकान पर पहुंच गया तो डिसीजन लेने के बाद फिर आप पे करेंगे और आपको लैपटॉप आपके हाथ में होगा इनवॉइस के साथ। तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव, पेन, कॉपी, पेन, किसी भी तरह का। कुणाल कुमार बोलिए। सर पीसीबी का मतलब समझा दीजिए। पीसीबी का मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो भी टास्क हो रहा है, पीसीबी को हम टीसीबी भी बोलते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो पीसीबी में यानी कि जो भी टास्क आपके कंप्यूटर में हो रहा है, यानी जो भी टास्क जनरेट हुआ, प्रोसेस जनरेट हुआ, उसके अकाउंटेबिलिटी को ये मेंटेन करके रखता है। आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो वेरियस प्रोसेस आपका जो है वो उसके स्टेट के साथ दिखेगा, यानी कि अभी करंट में उसका क्या स्टेट है, उस प्रोसेस का कितना सिस्टम प्रोसेस है, कौन कौन सा सिस्टम प्रोसेस है, बैच प्रोसेस है, हाउ मेनी इंटरेक्टिव प्रोसेस इज देयर, यू विल गेट इंटायर डिटेल्स फ्रॉम दैट टास्क मैनेजर। तो व्हेनेवर कोई भी प्रोग्राम का जब प्रोसेस क्रिएट होता है
तो उस प्रोसेस का एक पीसीबी जनरेट होता है। वो पीसीबी उस प्रोसेस के पूरे लाइफ टाइम में, यानी लाइफ टाइम इसलिए क्योंकि आपका प्रोसेस टर्मिनेट और एंड भी होता है। एंड कब हो, जैसे हमने एमएस वर्ड का फाइल ओपन किया, फाइल क्लोज कर दिया, तो आप फाइल ओपन हुआ और फिर फाइल क्लोज हुआ यानी कि वो सेशन आउट हो गया, लॉग आउट हो गया। तो जब तक आप उस फाइल पर वर्क कर रहे हैं तब तक पीसीबी एक्टिव रहता है, और जैसे ही फाइल पर वर्क करना खत्म हुआ आपका पीसीबी इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।